हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 5 फरवरी 2026 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस के साथ मैं शांतनु सनवाल यहाँ पर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए हम लोग आज के बेसिकली आज के न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज पर, उसके बारे में बात करेंगे। और एक आर्टिकल जो है वो कल के न्यूज़पेपर में भी था, वो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो पहला आर्टिकल जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे दैट इज़ वाई कार्बन कैप्चर इज़ की टू अचीविंग नेट ज़ीरो गोल। ठीक है, जो हमारा नेट ज़ीरो का टारगेट है, नेट ज़ीरो का गोल है, उसको अचीव करने के लिए कार्बन कैप्चर जो है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब ये बेसिकली वैसे तो खैर मतलब कंटेक्स्ट में काफ़ी बार पहले भी रह चुका है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, है ना। लेकिन यहाँ पर फिर से अगर मैं बात करूँ तो अभी ये फिर से इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी सरकार ने जो अभी हाल ही में बजट पेश किया गया है उसमें 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए। ठीक है ना, किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, और अगले 5 सालों के लिए ये बजट जो है वो अनाउंस किया गया है। ठीक है, और सरकार जो है वो यही चाहती है कि जो इंडिया की कुछ क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। तो इससे बेसिकली हमारा फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा टारगेट है कि हम नेट ज़ीरो एमिशन करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, 2070 तक का हमारा टारगेट है ना, तो उसको हम अचीव कर पाए। तो इसलिए ये चीज़ की गई है। अब ये CCUS दैट इज़ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये क्या होता है? ठीक है, देखो सबसे पहले जैसे कि इस वर्ड से ही क्लियर है, सबसे पहला वर्ड होता है कार्बन कैप्चर। तो सबसे पहले कार्बन को हमें क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है? जो अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेसेस हो रही हैं, कौन कौन से तरीके की इंडस्ट्रीज़ में अभी आगे आपको बताता हूँ मैं, जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, है ना। तो इस तरीके की जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है या रिलीज़ हो रहा है उसको सबसे पहले हमें क्या करना है? कैप्चर करना है। ठीक है, फिर उसको कैप्चर करने के बाद हमें उसको या तो लंबे समय तक, है ना, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक, लंबे समय तक या तो हमें उसको स्टोर करना है ना, किसी स्पेशल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में अंडर द अर्थ सरफेस, यानी कि धरती की, अर्थ की सरफेस या सतह के अंदर कुछ स्पेशल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में इनको या तो क्या करना है? स्टोर करना है ना, और या फिर उनको किसी और यूजफुल केमिकल्स में कन्वर्ट करना है ना। तो इसी से ये तीन वर्ड जो है वो यहाँ पर, मतलब ये पूरा का पूरा जो वर्ड है वो यहाँ पर तीन तरीके से क्लियर हो गया। कार्बन, है ना, सी का मतलब कार्बन, फिर इसके बाद अगले सी का मतलब है कैप्चर। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट हो रही है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के थ्रू, उसको हमें क्या करना है? कैप्चर करना है। फिर या तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में अंडर द अर्थ सरफेस, और या फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं किसी दूसरे यूजफुल केमिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा वर्ड हो गया दैट इज CCUS। इस बात को ध्यान रखें, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखें कि CCUS कोई एक सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, ये रिफर करती है टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड अप्रोचेज दैट इंश्योर दैट द एमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, जो हमारी एमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है। ठीक है, मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग से ही फिर क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होता है। तो हम ये चाहते हैं, मतलब हमारा ये जो टेक्नोलॉजी है CCUS की, ये टेक्नोलॉजी ये कहती है कि जो कार्बन है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण, और ग्लोबल वार्मिंग से ही आगे चल के क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन होती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में ना जाए, एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो। इसीलिए उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से पहले हमें क्या करना है? कैप्चर करना है, या तो फिर स्टोर करना है उसके बाद, या फिर यूटिलाइज कर लेना है। ठीक है, आई होप बात समझ गए आप। अब इसके बाद ये लिखा गया है कि इस तरीके की ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये कोई नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ठीक है, ये कई दशकों से जो है इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस टेक्नोलॉजीज़ के साथ? इनकी लिमिटेशंस है कि इनका जो डिप्लॉयमेंट है, मतलब आप कह सकते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज़ का जो यूज़ है वो बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, और क्यों लिमिटेड है? क्योंकि एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ सेफ्टी कंसिडरेशंस की वजह से, है ना, और इन इसी वजह से इन टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग जो है वो मतलब लार्ज स्केल पर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना, बड़े स्तर पर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब जो सिचुएशंस हैं, जो हालात हैं, वो पिछले कुछ समय से बदल रहे हैं। ठीक है, कई सारे जो आप कह सकते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, इवन इन डेवलपिंग जैसे चाइना जैसे देश में भी, या फिर अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ पर भी कई सारे CCUS प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब शुरू हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी आप इसका स्केल समझिएगा कि कितने बड़े स्केल पर ये हो रही है।
मतलब या मैं कहूँ कि कितने छोटे स्केल पर हो रही है। अभी भी अगर पूरे दुनिया में, मतलब अगर हम ग्लोबली बात करें पूरे दुनिया में, तो कितना कार्बन जो है वो, कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैप्चर किया जा रहा है हर साल? सिर्फ 50 मिलियन टन्स। ठीक है, सिर्फ इतना ही कार्बन जो है वो करंटली कैप्चर करके स्टोर या यूटिलाइज किया जा रहा है। मतलब CCUS टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ 50 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वही कैप्चर कर पा रही है पूरे साल भर में। पूरे दुनिया की बात हो रही है ये भी, है ना। और अगर हम बात करें कि पूरे दुनिया में साल भर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, तो दैट इज अराउंड 40 बिलियन टन्स। ठीक है, ये मिलियन में है, ये बिलियन में है। ठीक है ना, 40 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरी दुनिया में रिलीज होता है। तो ये लगभग उसका कितना है, दिस इज लेस देन हाफ अ परसेंट। ठीक है, आधे परसेंट से भी कम है ये। मतलब अगर रिलीज 100 हो रहा है, लेट से अगर रिलीज 100 हो रहा है, तो हम सिर्फ 0.5 जो है वो कैप्चर कर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका स्केल कितना हल्का है, कितना कम स्केल है ना। लेकिन अब यहाँ पर यह लिखा है कि बट विद कंट्रीज स्ट्रगलिंग टू मेक अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन देयर एक्चुअल एमिशंस, लेकिन ऐसे देशों में, और खासकर ऐसे देशों के लिए जहां पर एक्चुअल एमिशंस जो है वो कम नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे देशों के लिए CCU टेक्नोलॉजीज जो हैं वो काफ़ी ज़रूरी है। दे आर द की टेक्नोलॉजीज टू अचीविंग द नेट ज़ीरो स्टेटस। ठीक है, जैसे इंडिया जैसे देश के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ का आपको पता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक, है ना, किसके ऊपर बेस्ड है? फॉसिल फ्यूल के ऊपर बेस्ड है ना, कोल के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग क्या है कि हम एक्चुअल एमिशंस को अपने कम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है ना। तो इसलिए हमारे जैसे देश के लिए ये CCUS टेक्नोलॉजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नेट जीरो स्टेटस तभी अचीव कर पाएंगे, है ना। अब इसके बाद ये लिखा है कि दुनिया में कोई भी ऐसा पाथवे नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो इन चेक रख सकें, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर सकें और नेट ज़ीरो का स्टेटस जो है वो अचीव कर सके 2050 तक, अगर हम ये CCUS टेक्नोलॉजीज का इंटरवेंशन नहीं करते हैं। तो मतलब अगर इसको हम ज़्यादा बड़े स्तर पर अगर यूटिलाइज नहीं करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय नहीं करते हैं, तो कोई और ऐसा तरीका नहीं है, कोई और ऐसा रास्ता नहीं है कि हम जो है वो 2050 तक नेट ज़ीरो स्टेटस को अचीव कर पाए। तो मतलब अगर हमें नेट ज़ीरो का स्टेटस अचीव करना है, जल्दी अचीव करना है, तो इन CCUS टेक्नोलॉजीज़ को डिप्लॉय करना ही होगा, और वो भी बड़े स्केल पर, बड़े स्तर पर। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर ये लिखा गया है कि इंडिया के लिए, अब हम इंडिया स्पेसिफिक बात करते हैं, कि इंडिया के लिए ये एक्सपेक्टेड है कि जो एमिशंस हैं वो नियर और मीडियम टर्म में, मतलब आने वाले, आप कह सकते हैं नियर फ्यूचर में, हमारे जो एमिशंस हैं वो बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगा, तो ये बढ़ेंगे। और वैसे भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ें जो है वो एक्सपेंड करती हैं। तो हमारे जैसे देश के लिए CCUS जो है वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर ये चीज़ें एक्सपेंड करेंगी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंड होगा, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगा, तो उससे होगा क्या? एमिशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो हमारा एक्चुअल एमिशन है ना, या आप कहिए जो हमारा मतलब एक्चुअल टर्म्स में है जो एमिशन है, एक्चुअल अमाउंट में जो एमिशन है वो बढ़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? CCUS को यूज़ करना ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली जब से हमने अपना जो नेट जीरो का स्टेटस का इंटेंशन अनाउंस किया है 2070 के लिए, और ये हमने अनाउंस किया था 2021 की जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी एट ग्लासगो, वहाँ पर, तो उसके बाद से ही इंडिया जो है वो इंडिजीनियस CCUS टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए पुश कर रहा है। ठीक है, और वो भी अपने हिसाब से, मतलब अपनी ज़रूरतों के हिसाब से और अपने जो सर्कमस्टेंसेज हैं, जो हालात हैं, उनके हिसाब से हम अपनी इन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप और डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टील प्लांट्स में, सीमेंट और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी जो है वो ऑपरेशनल है ना। और पोटेंशियल साइट्स जो है फॉर लार्ज स्केल कार्बन कैप्चर एंड दोज फिजिबल फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज हैव बीन मैप्ड, कि कहाँ कहाँ पर जो है वो बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कि एमिशंस होते हैं, है ना, कहाँ पर पोटेंशियल है कि हम ज़्यादा कार्बन कैप्चर कर सकते हैं और कहाँ पर हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए जो पोटेंशियल जगह हैं, जो पोटेंशियल साइट्स हैं, उनको यहाँ पर मैप किया जा रहा है। कई सारे जो रिसर्च ग्रुप्स हैं अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, वो CCUS सॉल्यूशंस, मतलब होम ग्रोन CCUS सॉल्यूशंस, मतलब वही कि हमारे इंडिजीनियस CCUS होम ग्रोन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, है ना, जो सॉल्यूशंस हैं, उनको डेवलप करने में काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि IIT बॉम्बे और जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च इन बेंगलुरु, ठीक है, यहाँ का जो, जैसे IIT बॉम्बे का ये सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है एट द IIT बॉम्बे, और ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर
एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इन बेंगलुरु। ठीक है, इन्होंने स्पेसिफिकली जो है उस काम के लिए सेंटर्स डेवलप किए हुए हैं। ठीक है, अब कई सारी स्टडीज़ जो है वो की जा रही हैं गैप और नीड्स को एसेस करने के लिए, कि मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उसके बीच में गैप्स और नीड्स को एसेस करने के लिए कई सारी स्टडीज़ जो है वो कंडक्ट की गई हैं। Overall, though the overall science of CCU is fairly well established, innovations in engineering processes and materials are required at every stage of the pipeline, that is capture, transportation, storage, utilization, to bring in greater efficiency and cost effectiveness and safety. तो मतलब वैसे तो ये जो इस टेक्नोलॉजी के पीछे क्या विज्ञान है, क्या साइंस है, वो तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होगा, जो हमारी इंजीनियरिंग है, जो हमारे प्रोसेसेस हैं और जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, हर स्टेज पर, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें 3-4 स्टेजेस है। पहले आपको कार्बन को कैप्चर करना है, ठीक है, फिर उसको स्टोरेज करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर ले जाना है तो वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको यूटिलाइज करना है तो, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ इंजीनियरिंग प्रोसेसेस का यूज़ होगा, है ना, कुछ मटेरियल्स का यूज़ होगा। तो इन सब में हमें क्या करना पड़ेगा, इनोवेशंस करने पड़ेंगे, ताकि जो एफिशिएंसी है वो बेहतर हो सके, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव हो सके चीज़ें, है ना, कम कॉस्ट लगे और सेफ्टी भी इंश्योर्ड रहे। ठीक है, अब यहीं पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दिसंबर के महीने में एक CCUS की R&D रोड मैप जो है वो रिलीज़ किया था 2030 के लिए। ठीक है, उसमें आइडेंटिफाई किया गया था टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड पॉलिसी बॉटलनेक्स टू रैपिड डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सच सॉल्यूशंस। ठीक है, कि इस तरीके की टेक्नोलॉजीज या सॉल्यूशंस को रैपिडली डेवलप या अडॉप्ट करने में क्या क्या, मतलब कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है ना, क्या पॉलिसी की तरफ से क्या बॉटलनेक्स या क्या आप कह सकते हैं चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सबको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया था। अब यहाँ पर ये जो 20,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया गया है अगले 5 सालों के लिए, ये इसी तरीके के जो बिगेस्ट गैप्स हैं उनको एड्रेस करेगा यहाँ पर, है ना। द नंबर ऑफ CCUS टेक्नोलॉजीज आर सेट टू बी रेडी। ठीक है, ये माना जाता है कि इस तरीके की कई सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो ऑलरेडी रेडी है, उनको उनके पोटेंशियल को लेबोरेटरी में जो है वो ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया गया है, बट इनको ऑन द ग्राउंड, यानी कि, है ना, ऑन द फील्ड जो है वो टेस्ट करने की ज़रूरत है कि क्या इनको जो है वो इफेक्टिव और कॉस्ट एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से स्केल अप या डिप्लॉय किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, लैब में जो सिचुएशंस हैं या जो आप कह सकते हैं कि कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, दे आर वेरी आइडियल कंडीशंस, है ना। लेकिन जब कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी जो सॉल्यूशन है वो लैब में तो ठीक है काम कर रहा है, बट क्या वो रियल सिनेरियो में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और सिर्फ वर्क ही नहीं करना है ना, कॉस्ट का ध्यान भी रखना है, एफिशिएंसी का ध्यान भी रखना है, सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, तो वो सारी चीज़ें हैं, है ना। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कि दिस पार्ट रिक्वायर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। एंड क्योंकि सक्सेस भी जो है वो अनसर्टेन है ना, क्योंकि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी तो वो चीज़ भी अनसर्टेन है। तो दीज हैव नॉट बीन फोर्थ कमिंग, है ना, तो इसीलिए ये चीज़ें जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। लेकिन इसीलिए जो ये बजटरी एलोकेशन किया गया है, तो इससे क्या होगा कि जो रेडीनेस लेवल है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इन टेक्नोलॉजीज़ में, इन एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, मतलब एंड एप्लीकेशंस में भी इनको हम लोग यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद आगे यहाँ पर ये दिया गया है कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो टेक्नोलॉजीज़ है ना, ये ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि देखिए, मतलब यहाँ पर क्या लिखा गया मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री है या सीमेंट इंडस्ट्री है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ फ्यूल जलाने के वजह से ही रिलीज नहीं होता है ना। लेकिन जो ये जैसे स्टील प्रोड्यूस हो रहा है या सीमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए जो आप फ्यूल बर्न कर रहे हैं उससे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ही होगा। ठीक है, वो तो चलो एक बात है ना, उसका तो हम चलो एक सॉल्यूशन निकाल भी लें कि हमारे जो फ्यूल है, जो फॉसिल बेस्ड फ्यूल है, उसको हम रिप्लेस कर दें लेट से ग्रीन फ्यूल से, चलो वो तो एक सॉल्यूशन है भी। लेकिन इन इंडस्ट्रीज में जैसे कि लाइक वाइज स्टील है या सीमेंट है, यहाँ पर सिर्फ फ्यूल से ही कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब फ्यूल के जलने से ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा है सिर्फ, मतलब वहां से तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये प्रोसेसेस है, ठीक है, जो ये प्रोडक्शन की प्रोसेस है, चाहे स्टील बन रहा है, स्टील प्रोड्यूस हो रहा है या ये सीमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना। तो इसीलिए वही लिखा गया है
कि सिर्फ हम फॉसिल फ्यूल से अगर रिन्यूएबल पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाते हैं तो इससे हम CO2 से, मतलब वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ CO2, मतलब हम CO2 से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ फ्यूल की वजह से CO2 यहाँ से नहीं आ रहा है ना, समझ रहे हैं बात। तो इसीलिए जैसे यहाँ पर सीमेंट और स्टील का ही एग्जाम्पल दिया गया है, और इस कंटेक्स्ट को समझाने के लिए या समझने के लिए ये दो बेस्ट इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, इन इंडस्ट्रीज में, सीमेंट और स्टील में, जो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आता है? प्रोडक्शन प्रोसेस से आता है। ठीक है, फ्यूल के जलाने से भी आता है लेकिन ज़्यादा नहीं। इसीलिए अगर हम फ्यूल को रिप्लेस कर भी दें विद सम रिन्यूएबल सोर्स तो भी फ़ायदा नहीं होगा। क्लियर है बात, समझ गए? चलिए, अब इसके बाद ये लिखा है कि ऐसी इंडस्ट्रीज के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है कि हम CCUS सॉल्यूशंस का यूज़ करें। ठीक है, तो वित्त मंत्री ने जो अपना बजट क्या भाषण था, जहां पर इस 20,000 करोड़ के एलोकेशन को अनाउंस किया, वहां पर उनका यही कहना था कि टारगेट है मेनली एट डेवलपिंग द एंड यूज एप्लीकेशंस इन पावर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरीज एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्योंकि यही ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इंडिया के CO2 एमिशंस में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? पावर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरीज, केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहीं से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो इसीलिए टारगेट ये है कि इनके लिए जो है वो एंड यूज एप्लीकेशंस डेवलप करना, उसी के लिए ये बजट जो है वो अनाउंस किया गया है। अब यही वाली जो इंडस्ट्रीज हैं जहां से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, यही इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस तरीके के टैरिफ्स फेस कर रही हैं, जैसे कि CBAM है ना, जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, वो इसी तरीके की इंडस्ट्रीज के ऊपर लग रहा है, क्योंकि ये कैसी इंडस्ट्रीज हैं विच आर वेरी मच कार्बन इंटेंसिव। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना। और इंडियन कंपनीज के लिए यूरोपियन यूनियन जो है वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है ना। और अगर हमारा जो एक्सपोर्ट है, मतलब इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अगर ये लगाया जाता है, इस तरीके का CBM लगाया जाता है, तो हमारा जो गुड्स है वो लेस कम्पिटिटिव हो जाएगा, है ना। हालांकि अभी हमने जो ये किया है यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील की है, लेकिन उसमें ये वाला क्लॉज नहीं है। ठीक है, CBAM को लेकर कोई रिलैक्सेशन या क्लॉज नहीं है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि अगर हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ का कार्बन फुटप्रिंट जो है वो CCUS टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके कम करते हैं, तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे? ऐसी मार्केट्स में, यूरोपियन यूनियन जैसी मार्केट में जहाँ पर CBAM को वो अप्लाई करते भी हैं, तो फिर भी हमारे जो गुड्स हैं वो क्या होंगे? ऐसे मार्केट्स में ज़्यादा कंपिटिटिव होंगे, है ना। तो इससे हमारे एक्सपोर्ट को भी फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप आप बात समझ रहे हैं, है ना। तो कैसे CCUS क्या होता है, इसको हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना, मतलब इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ ये कैसे हमारे लिए इकोनॉमिकली भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो गुड्स हैं एक्सपोर्ट्स में भी उसको फ़ायदा मिलेगा। आई होप क्लियर है बात। अच्छा आर्टिकल था। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डेटा भी दिया गया है, वो भी अगर मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँ तो देखिए, अभी अगर हम बात करें पूरे दुनिया में तो लगभग 45 जो है वो कॉमर्शियल CCUS की फैसिलिटीज़ ऑपरेशनल है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग 50 मिलियन टन के आसपास का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हर साल कैप्चर हो रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजीज जो हैं आगे और बढ़ेंगी, तो एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड का कैप्चर है वो कितना हो जाएगा? पर ईयर 435 मिलियन टन, मतलब अभी से आप कह सकते हैं लगभग 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें 2030 तक कितना कार्बन जो है वो, मतलब कितनी कैपेसिटी डेवलप करनी है कार्बन स्टोर करने की, कैप्चर करने की? 1 बिलियन टन, मतलब इससे अभी भी हम कह सकते हैं कि दुगना से ज़्यादा करने की ज़रूरत है ना 2030 तक, ताकि जो ये 2050 का टारगेट है दुनिया में कि ग्लोबल जो नेट ज़ीरो अचीव करना है उसके लिए। ठीक है, इन टेक्नोलॉजीज़ की अगर मैं स्टेटस की बात इंडिया में करूँ तो मैंने बताया कि कुछ पायलट प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, कुछ जो कंपनीज है जैसे कि टाटा स्टील हो गया, डालमिया सीमेंट्स, NTPC, ONGC, ये इसको ट्राई कर रही हैं। ठीक है, कई सारे रिसर्च ग्रुप्स हैं अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस, वो काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि IIT बॉम्बे और जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च वाला जो ये है इंस्टीट्यूट है एट बेंगलुरु, वहाँ पर कुछ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो है वो इसको लेकर बनाए गए हैं, है ना। बात समझ गए आप। चलिए, तो ये थोड़ा सा इसका स्टेटस हो गया, ये हालांकि हमने पहले डिस्कस कर लिया था बट यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट्स के रूप में दिया था, तो आई जस्ट टोल्ड यू। ठीक है, चलो, तो ये वाला आर्टिकल अच्छा था। अब मैं एक आर्टिकल यहाँ पर और कवर करूँगा जो हम लोगों ने कल के न्यूज़पेपर में देखना था, वो ये वाला था। ठीक है, कि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसको लेकर यहाँ पर नए रूल्स आए हैं। ठीक है, ये पहले 10 साल पुराने रूल्स थे, उनको यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है।
तो इंडिया की वेस्ट की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए न्यू रूल्स जो है वो यहाँ पर आए हैं, ठीक है। और इन न्यू रूल्स में जो फोकस है वो अब सोर्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 जो है इनको पिछले महीने अनाउंस किया है। और इस का जो एम है वो एम ये है कि हमारा जो गार्बेज मैनेजमेंट का जो फ्रेमवर्क है उसको पूरी तरीके से बदलना, ठीक है। रिडक्शन, रीयूज एंड एट सोर्स प्रोसेसिंग, ठीक है। हमें जो अपना वेस्ट है उसको रिड्यूस करना है, रीयूज करने के ऊपर फोकस करना है और सोर्स पे ही उसको जो है वो प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। जो बड़े बड़े कूड़े के ढेर होते हैं, लैंडफिल्स होती हैं या डंपिंग यार्ड्स होते हैं, उनके ऊपर अपनी जो निर्भरता है उसको कम करना है। और ये जो नए रूल्स हैं ये आने वाले 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे, ठीक है। देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के रूल्स एप्लीकेबल थे और ये रूल्स जो है वो 2016 में आए थे, तो 1 दशक हो चुका है। और इन रूल्स ने जो है वो 2000 का एक रूल था, दैट इज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स, उनको रिप्लेस किया था, ठीक है। तो 2016 वाले जो रूल्स थे उन्होंने 2000 के रूल्स को जो है वो रिप्लेस किया और 2026 के जो रूल्स आए हैं वो 2016 के रूल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो 2026 के रूल्स हैं इसमें बेसिकली जो फोकस है वो किसके ऊपर रखा गया है कि जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, बल्क वेस्ट जनरेटर्स मतलब जहाँ से ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। डिस्करेजिंग एडिशंस टू लैंडफिल्स, ठीक है, जो लैंडफिल्स में जो कूड़े के ढेरों में ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा होता जाता है उसको डिस्करेज यहाँ पर किया जा रहा है। और जो वेस्ट सेग्रीगेशन है, ठीक है, पुअर वेस्ट सेग्रीगेशन मतलब जो कूड़े को अलग अलग नहीं किया जाता, अलग अलग तरीके के कूड़े को, है ना, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अब देखिए, इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है। हर दिन की अगर हम बात करें तो हमारे देश में लगभग 1.85 लाख टन्स, ठीक है, 1,85,000 टन जो है वो कूड़ा जनरेट होता है हर दिन। उसमें से 1.79 लाख टन्स जो है वो कलेक्ट होता है, ठीक है, मतलब कुछ तो कलेक्ट भी नहीं हो पाता। उसमें से भी जितना कलेक्ट होता है उसमें से भी 1.14 लाख टन्स जो है वो प्रोसेस या ट्रीट होता है और 39,000 के आसपास या 40,000 टन्स के आसपास जो है वो लैंडफिल हो जाता है, ठीक है। ये 2023-24 का डेटा है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, ठीक है। अब इसी जो बढ़ती हुई संकट है, जो माउंटिंग क्राइसिस है, इससे निपटने के लिए यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो सेंटर ने जारी किए हैं। सबसे पहली बात है वेस्ट हायरार्की की बात की गई है और 4 वे सेग्रीगेशन की बात की गई है, ठीक है। तो ये जो हायरार्की है इसमें कहा गया है कंसिस्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ गार्बेज, ठीक है, एक तो गार्बेज को प्रिवेंट करना है, उसके बाद फॉलोड बाय रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग, रिकवरी एंड डिस्पोजल एज द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। मतलब पहले आपको गार्बेज कम करने की कोशिश करनी है, अगर गार्बेज है तो उसको रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है, ठीक है, रिकवर करना है उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और अगर लास्ट में कुछ नहीं होता है तो फिर डिस्पोजल, ठीक है। इसमें जो सेग्रीगेशन है, ठीक है, सेग्रीगेशन अभी आपको पता है कि ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट का सेग्रीगेशन होता है। आपने जैसे आजकल ये जो नगर निगम या नगर पालिका की जो कूड़े की गाड़ियाँ होती हैं जो घर घर में जाके वेस्ट इकट्ठा करती हैं, है ना, डोर टू डोर कलेक्शन होता है गार्बेज का, वेस्ट का, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट यानी कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो है वो अलग अलग उसमें सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी सिस्टम को थोड़ा सा और बढ़ाया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है। कैसे? इसमें जो है वो सैनिटरी वेस्ट को भी ऐड किया जा रहा है, ठीक है। सैनिटरी वेस्ट मतलब जैसे कि सैनिटरी टॉवल्स, ठीक है, और कॉन्डम्स वगैरह जो हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है कि अब इनको इस तरीके से भी सेपरेट किया जाएगा। और जो स्पेशल केयर वेस्ट है जैसे कि मेडिसिन, है ना, पेंट की जो कैंस है, वो बल्ब्स वगैरह, ये सारी चीज़ों को भी अलग से सेग्रीगेट किया जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि हायरार्की मैंने आपको बताया, वेस्ट हायरार्की और 4 वे सेग्रीगेशन, ठीक। अब इसके बाद बल्क जनरेटर्स की अगर हम बात करें, मतलब जहाँ से ज़्यादा कूड़ा जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, बल्क जनरेटर्स ऐसी एंटिटीज़ हैं जो यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया गया है उनमें से अगर वो किसी एक क्राइटेरिया को मीट करती हैं तो वो बल्क जनरेटर्स कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि ऐसी बिल्डिंग्स जिसका फ्लोर एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर्स या उससे ज़्यादा का है, ठीक है, ऐसी कोई भी बिल्डिंग वो कहलाएगी बल्क जनरेटर। इसके बाद एक और क्राइटेरिया है कि जहाँ पर 40,000 लीटर या उससे ज़्यादा का वाटर कंजम्पशन हो रहा है हर दिन, ठीक है, या फिर 100 kg पर डे या उससे ज़्यादा का वेस्ट जनरेशन हो रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है वहाँ पर, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या है, जैसे कि सोसाइटीज़, है ना, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ जो होती हैं वो, ठीक है, जैसे कि
शॉपिंग मॉल्स वगैरह हो गए, कॉलेजेस हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, बल्क जनरेटर। ठीक है, जितने भी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पर 5,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एरिया है, और सारे के सारे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, इनको ये इंश्योर करना होगा कि जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट किया जाए एट सोर्स। यानी कि जब ये वेस्ट, जब मतलब जो कलेक्शन करने वाले आ रहे हैं, जब आप उनको वेस्ट दे रहे हैं, तो आपको सेग्रीगेट करके देना होगा। ठीक है, एंड हैंड ओवर रिसाइक्लेबल मटेरियल टू ऑथराइज्ड एंटिटीज विद इन अ ईयर। और जो सामान रिसाइकिल किया जा सकता है उसको आप, जो ऑथराइज्ड एंटिटीज हैं उनको 1 साल के अंदर अंदर वो सामान उनको सौंपेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को भी रखा गया। ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल तो खैर पहले से भी है। ये बेसिकली क्या है कि एक एनवायरमेंटल कंपनसेशन जो है वो, अगर आप किसी चीज़ को, मतलब कोई भी जो नॉर्म्स हैं या रूल्स हैं, अगर आप उनको फॉलो या कंप्लाई नहीं करते हैं तो नॉन कंप्लायंस के लिए आपके ऊपर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन जो है वो लगाया जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली डिस्करेज करेगा अनसेग्रीगेटेड वेस्ट डिस्पोजल एट लैंडफिल्स एंड प्रोवाइड्स फॉर इम्पोजिंग हायर लैंडफिल फीस। ठीक है, कि मतलब लोग क्या है कि इस तरीके के जो मतलब कलेक्ट करने आते हैं कूड़ा, उनको कूड़ा ना देके, बल्कि जहाँ पर लैंडफिल्स वगैरह होती हैं वहाँ पर जाके वेस्ट डिस्पोज कर देते हैं, और वो भी अनसेग्रीगेटेड तरीके से, है ना, कि पूरा का पूरा कूड़ा, गीला सूखा हर तरीके का कूड़ा उठा के वहाँ पर फेंक दिया। तो उस प्रिंसिपल को या उस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए ये प्रिंसिपल रखा गया है ना। और साथ ही साथ ये भी है कि जो लैंडफिल फीस है वो भी ज़्यादा यहाँ पर ली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि लोग थोड़ा सा डिस्करेज होंगे, और जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो या कंप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद है इसमें ट्रैकिंग सिस्टम। इसमें एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल की बात भी की गई है, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को ट्रैक करेंगे, और जो सॉलिड वेस्ट लाइफ साइकिल है उसकी हर स्टेज को यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा। जैसे कि बल्क जनरेटर्स हो गए, लोकल बॉडीज, वेस्ट प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज, है ना, वेस्ट पिकर्स, लार्ज अथॉरिटीज़ सच एज रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इन सबको जो है वो इसमें रजिस्टर करना होगा। तो इन सबका ट्रैकिंग जो है वो यहाँ पर की जाएगी। तो अब हाउस होल्ड्स को यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, तो जो बल्क जनरेटर्स हैं जैसे कि रेसिडेंशियल सोसाइटीज़, ठीक है, इनके ऊपर ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिमिलर टू व्हाट एग्जिस्ट फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। है ना, ये जैसे सबको पता होगा कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के या प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के, उनके ऊपर भी एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कि वो अपना जो वेस्ट है उसको ऐसे ही नहीं फेंक सकते, है ना, उसको जो रिसाइक्लेबल करने के लिए जो अलग है सामान करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब एक बार मार्च 2027 तक, है ना, ये जो नए रूल्स हैं इनको लेकर, इनके प्रोविजंस को लेकर जो बाय लॉज हैं वो बन जाते हैं, तो उसके बाद फिर ये चीज़ें लागू होंगी। ठीक है, और ये बाय लॉज कौन बनाएगा, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो। ठीक है, उसके बाद दे विल बी मेड अकाउंटेबल थ्रू अ सर्टिफिकेशन बेस्ड कंप्लायंस। ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा, अगर आप किसी चीज़ को कंप्लाई कर रहे हो, किसी रूल्स को, नॉर्म्स को, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसी के थ्रू उनको अकाउंटेबल रखा जाएगा। उनको जो ये सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, इस पर क्या करना होगा, इस पर रजिस्टर करना होगा, और मैंडेटरी वेस्ट अकाउंटिंग जो है वो सबमिट करनी होगी। ठीक है, सेग्रीगेट वेस्ट एंड मेक एफर्ट्स टू प्रोसेस वेट वेस्ट एट सोर्स थ्रू ऑन साइट कंपोस्टिंग और ऑल्टरनेटिव्स। ये सारी चीज़ें जो है वो करनी होंगी। ठीक है, कि मतलब ऑन साइट पर ही आपको कंपोस्टिंग या ऑल्टरनेटिव करके जो वेस्ट, ये वेट वेस्ट है, उसको प्रोसेस करने के लिए बनाना होगा, व्यवस्था करनी होगी, है ना, वेस्ट सेग्रीगेशन का, ये सब चीज़ें करनी होंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दे कैन प्रोक्योर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम लोकल बॉडीज और एसोसिएटेड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज टू शो प्रूफ ऑफ कंप्लायंस। अगर वो ऐसा खुद से नहीं करते हैं तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा कि जो लोकल बॉडीज़ हैं या फिर जो इस तरीके की वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनसे आप क्या कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, अपनी कंप्लायंस को, प्रूफ ऑफ कंप्लायंस को दिखाने के लिए। फिर उसके बाद हर 30 जून तक, मतलब हर साल 30 जून में इसमें जो है आपको एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल करने होंगे। ठीक है, वेस्ट क्वांटिटी, कितना वेस्ट, मतलब जो है वो कितना कूड़ा फेंका गया, है ना, सर्टिफिकेट्स प्रोक्योर्ड, कितने सर्टिफिकेट्स आपने प्रोक्योर किए, उन सबकी डिटेल यहाँ पर देनी होगी। ठीक है, रेसिडेंशियल सोसाइटी विल आइदर हैव टू मूव अप टुवर्ड्स ऑन साइट वेट वेस्ट कंपोस्टिंग एंड सेग्रीगेशन और टाई अप विद लोकल बॉडीज और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं उनको या तो क्या करना होगा कि या तो ऑन साइट वेट वेस्ट की कंपोस्टिंग और सेग्रीगेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी खुद से, नहीं तो जो लोकल बॉडीज़ या प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनके साथ टाई अप करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि हमारे जो शहर हैं, खासकर जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर माउंटेन लाइक लैंडफिल्स हैं, है ना, जैसे आपने कई शहरों में देखा होगा कि जो लैंडफिल्स है, जो कूड़े के ढेर हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं, पहाड़ लगे हुए हैं उनके।
है ना, और इससे क्या होता है कि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो भी पोल्यूट होता है। तो ये जो नए रूल्स हैं, इसकी इंटेंशन यही है कि इन लैंडफिल्स को जो है वो लास्ट स्टॉप बनाया जाए डिस्पोजल के लिए, कि अगर सारी व्यवस्था पहले की जाए और अगर वहाँ पर जाके भी ये मतलब चीज़ें नहीं, अगर कूड़ा जो है वो वहाँ तक नहीं सॉर्ट आउट हो पा रहा है, तो फिर लैंडफिल जो है वो लास्ट स्टॉप होनी चाहिए। ठीक है, सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ को ये समय दिया गया है 31 अक्टूबर 2026 तक का, कि इनको जो लेगेसी लैंडफिल्स और डंप साइट्स हैं इनको मैप करना होगा। प्लान बनाने होंगे कि ये जो माउंटेन्स ऑफ गार्बेज है इसको क्या किया जाए, कम किया जाए। कैसे? बायो रेमेडिएशन और बायो माइनिंग के थ्रू। बायो रेमेडिएशन बेसिकली ये होता है कि जिसमें जो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो वेस्ट और उससे जो दुर्गंध या बदबू जो निकलती है उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। ठीक है, और बायो माइनिंग में क्या होता है कि जो कूड़े के ढेर में जो रीयूजेबल मटेरियल है, ठीक है, जो रीयूज किया जा सकता है मटेरियल, उसको रिकवर किया जाए, दैट इज नोन एज बायो माइनिंग। ठीक है, तो बायो रेमेडिएशन समझ गए कि जिसमें बैक्टीरिया और माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके उस कूड़े को एक तरीके से आप कहिए कि मतलब डिकम्पोज कर रहा है ना, तो उससे वेस्ट भी कम होगा, उसकी स्मेल भी कम होगी। और बायो माइनिंग में क्या है कि उस कूड़े में से जो भी यूजेबल मटेरियल है उसको आप रिकवर कर ले, दैट इज नोन एज बायो माइनिंग। तो ये दिया गया है कि 2026 के 31 अक्टूबर तक जितने भी लैंडफिल्स और डंप साइट्स हैं उनको मैप करना होगा, और प्लान बनाने होंगे कि ये जो कूड़े के ढेर हैं, है ना, जो माउंटेन्स ऑफ गार्बेज है, इनको कम किया जा सके बायो रेमेडिएशन और बायो माइनिंग का इस्तेमाल करके। ठीक है, आप क्लियर है, समझ गए इस बात को? चलिए, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, है ना, एक कल के न्यूज़पेपर में था, एक आज के। दोनों ही आर्टिकल्स आप लोग एनवायरनमेंट, एक को क्लाइमेट चेंज से रिलेट कर सकते हैं और एक आर्टिकल बेसिकली आपका वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है ना। चलिए, तो ये आज के दो आर्टिकल्स हो गए। इसी तरीके से हम लोग आगे डेली जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे उनको कवर करते चलेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं।